अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर हम आज मशरिक़ वुस्ता को देखें और इसके साथ पाकिस्तान के हालात को देखें तो बहुत सारी तब्दीली हमें उफ़क़ पे जो है वो नज़र आ रही हैं। उफ़क़ पर जो तब्दीलियाँ हैं ये किस तरफ जाएंगी, आज इसी मौजू पर बात करेंगे। इस वक्त अगर मैं मिडल ईस्ट की बात करूँ तो ट्रंप के हवाले से जो बयानात जो हैं अमरीकी अखबारात में आए हैं वो ये है कि ट्रंप ने अपने मुशीरों से कह दिया है कि वो अब ईरान के साथ जो है वो जंग में नहीं जाएंगे। लेकिन ये किस हद तक दुरुस्त है? ट्रंप जो है वो अनसर्टन आदमी है और अब तक अगर आप देखें तो इतने यू टर्न है कि आप गिन नहीं सकते जो इस सारी सूरत हाल में अभी तक लिए गए हैं। इसी हवाले से अगर मैं बात करूं तो लेबनान के अंदर जो बड़ी खास एक मसला है वो ये है कि इजराइल ने वहां पर जो लेबनान की गवर्नमेंट है उसके साथ सीज फायर टाइप की एक चीज तो कर ली है, लेकिन वहां पर हिजबुल्लाह जो है उसने इसे मानने से इनकार कर दिया है। वो ये कहते हैं कि जो जनूबी लेबनान है जब तक इजराइल वहां से निकलेगा नहीं, यानी जो एक फिगर आ रही है कि 30 से 35% जो है लेबनान का इलाका जो है वो इजराइल ने कब्जा कर लिया है, तब तक ये शर्मनाक होगी सीज फायर को मानना। इजराइल पहले यहाँ से निकले। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि अभी अमेरिका और ईरान के दरमियान में गुज़िश्ता अगर मैं 24 घंटे या 48 घंटे देखूं तो दोनों के दरमियान में जो फायर है वो ट्रेड हुआ है और बड़ा सख्त किस्म का ट्रेड हुआ है। कुवैत पर भी हमले हुए हैं। तो सीज फायर तो मेरा ख्याल है कोई है नहीं ऐसी बाकायदा, अब ये जंग ही है। सीज फायर तो एक बराए नाम है, लेकिन जहाँ मौका मिलता है वो इसे तोड़ भी देते हैं। तो ओवरऑल जो हम यहाँ पर पाकिस्तान में ढोल बजा रहे थे कि जनाब पाकिस्तान ने बड़ा रोल अदा किया है सीज फायर करने में, तो वो सीज फायर तो हमें कोई नजर नहीं आती। बहरहाल पाकिस्तान के एक किरदार को आप जरूर अप्रिशिएट कर सकते हैं कि उसने ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस है अमेरिका की, उसने ट्रंप की जो ताकत है ईरान के खिलाफ जो है जंग करने की, उसे सल्ब कर ली है। उसकी इजाजत के बगैर वो अटैक जो है ट्रंप जो है ऑर्डर नहीं दे सकते। लेकिन क्या वाकई ट्रंप कांग्रेस के इस करारदाद को मानेंगे, इस इख्तियार को मानेंगे, या कोई और रास्ता इसमें से निकालेंगे? पाकिस्तान के अंदर हालात की तरफ देखूं तो यहाँ पर इस वक्त को यानी बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रेड डेफिसिट की बात की गई है गुज़िश्ता 11 माह के दौरान, यानी तकरीबन 34 बिलियन रुपीस की जो बात की है, 34 अरब रुपए की बात की गई है कि ये जो है ट्रेड डेफिसिट हो गया और मुल्क की इकोनॉमी जो है इस वक्त आपको ड्विंडलिंग नजर आ रही है, बहुत ज्यादा नापायदार नजर आ रही है। ऐसे मौके के ऊपर कि जबकि 10 जून को ऐलान किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बजट पेश करेगी, जो कि 5 जून को पेश होना था, बहरहाल वो अब 10 जून को पेश होगा। तो ट्रेड डेफिसिट, इकोनॉमी की बुरी हालत, और ऐसे में गोहर अयूब साहब कहते हैं कि हमें दीवार के साथ इतना ना लगाएं कि हम कानून और ये जितने भी एक सीधा रास्ता है उससे निकल कर कहीं और खड़े हो जाएं। यानी आज उन्होंने खुली धमकी दी है कि फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहीं और खड़ी होगी, फिर हम मुकाबला किसी और अंदाज में करेंगे। इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान जो हैं ज़ीशान साहब जो हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान खलील साहब। इसके साथ हमारे साथ सरदार आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जो है इस वक्त हमारे साथ जो तीसरे जो मेहमान हैं उनकी भी मैं बात कर लेता हूं। लेकिन मैं नाज़रीन थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूं कि क्या ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, क्या उसे हम सही कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? क्या हुकूमत के अंदर ऐसी ताकत मौजूद है कि वो इसको रिजॉल्व कर सकेगी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ बात कर सकेगी? ज़मीरा वाकी साहब से भी बात करेंगे, हमारे तीसरे मेहमान हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है और जो हम जा रहे हैं जून का बजट पेश करने, पहले ज़ीशान साहब की तरफ चलते हैं। ज़ीशान साहब, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। बात ये जी 34 बिलियन डॉलर्स जो आपने हमें बताया जिसका डेफिसिट 11 मंथ्स में है, दैट इज इक्वल टू 3.16 बिलियन डॉलर अ मंथ, जो कि 886 अरब रुपया पर मंथ पे जाता है। और अगर उसको आप रुपयों को कन्वर्ट कर दें तो 10,000 अरब रुपया 11 महीनों में डेफिसिट है आपके पास। 10,000 अरब रुपया कहना बहुत आसान है, इसको डेफिसिट को पूरा कैसे किया जाएगा? ये तो चीजें जो इस वक्त हमें नजर आ रही हैं उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता कि इन अ लॉन्ग रन और कमिंग टाइम हम लोग इस डेफिसिट को किसी सूरत भी पूरा कर सकेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो किसी सूरत चलने की तरफ जा नहीं रही है। कोई हमारी पॉलिसी ऐसी है नहीं कि जो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। सेकेंडली, एग्रीकल्चर का हमारा इतना बुरा हाल है, ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और बाकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एग्रीकल्चर को, बट अनफॉर्चुनेटली एक वेदर, क्लाइमेटिक चेंज और आपकी इकोनॉमी पॉलिसीज, सेल प्राइसेस, ये चीजें कहीं भी आपको सरवाइव नहीं करने दे रही। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी एग्रीकल्चर हो या एल्सवाइज कोई चीज भी हो, सबसे बड़ा इनपुट जौन सा है दैट इज डीजल एंड पेट्रोल। सोलर का गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया जी, ट्यूबवेल्स वगैरह लगा दें, मगर लगाने के बाद जब सारी की सारी कौम उस तरफ डाइवर्ट होगी तो उन्होंने नई से नई पॉलिसीज देनी शुरू कर दी।
تو کون بندہ ان پہ ڈیپینڈ کرے گا, کون بندہ ان پہ ٹرسٹ کرے گا, کون بندہ انویسٹمنٹس لے کے آئے گا؟ ایف ڈی آئی پاکستان میں ہے نہیں. ایف ڈی آئی ہو تو شاید آپ کے ڈیفیسٹس کا معاملات بہتر ہو جائیں. ایکسپورٹ آرڈرز آپ کو مل نہیں رہے ہیں, پالیسیز آپ کی ایسی ہیں کہ انسرٹنٹی اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے, کسی بھی کمنگ ڈیز میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا شان صاحب, یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, چلیں ان کو تو مسئلہ ہوگا نا جو کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں سے یا امپورٹ کرتے ہیں, اب جو باقی آپ کی انڈسٹری ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے اس کا؟ دیکھیں جی, ٹریڈ ڈیفیسٹ سے تو ہر چیز کا آپ کا فرق پڑے گا, انفلیشن کا آپ کا فرق پڑے گا. جب آپ نے اپنا یہ ڈیفیسٹ پورا کرنا, لیٹ سپوز ایک چھوٹی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, ایکسپورٹ آپ کی $30 ارب کی ہے, امپورٹ $80 ارب کی ہے, $50 ارب کا سال میں آپ کا ڈیفیسٹ ہے, وہ پیسہ آپ نے کہاں سے پورا کرنا ہے؟ دیٹ مینس کہ انفلو آپ کا ہے 30%, آؤٹ فلو آپ کا 70% ہے. تو ہاؤ از پاسبل کہ آپ اپنے ایکسچیکر کو بہتر کر سکیں؟ ضمیر باقی صاحب, آپ ماشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ ایک دور میں حکومت کی اور اس سسٹم کی سپورٹ بھی کرتے تھے, آپ کالم نویس بھی ہیں, لیکن آج کل آپ بڑا کھل کر بتا رہے ہیں کہ سسٹم کہاں جا رہا ہے, اور اس کی جو بھیانک چہرہ ہے اس کو بھی میں نے دیکھا ہے, آپ کے میں کالم پڑھتا ہوں, آپ لکھتے ہیں اس کے اوپر. اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں, بڑی خوبصورت بات ہے. نذیر شان صاحب نے تو ایک بڑی ہاربل صورتحال جو ہے وہ مطلب سامنے لائے ہیں ناظرین کے, خوفناک. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو اس وقت بڑی ترقی کی طرف جا رہا ہے, بہت رائز کر رہا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک پرائم منسٹر صاحب ہیں ہمارے, وہ کہ 100 گاڑیوں میں جب نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کی جو لش پش ہے, اور اس کے اوپر پیٹرول ڈلتا ہے, فیول ڈلتا ہے, بے شمار لوگ آ رہے ہیں. تو اس سے بھی لگتا ہے ہماری سی ایم صاحبہ جب نکلتی ہیں, گورنر صاحب نکلتے ہیں, جب یہ ساری ایلیٹ جب باہر نکلتی ہے روڈز کے اوپر, اب تو آئی جی بھی نکلے, تو آئی جی بھی نکلے تو اس کے ساتھ بھی کم سے کم 7 یا 6 گاڑیاں جو ہوتی ہیں. اچھا, اب ان چیزوں کو جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے جی ملک بہت ترقی کر رہا ہے, بہت مطلب آگے جا رہا ہے, ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. اگر کہیں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کا بھی تعلق شاید ان لوگوں سے نہیں ہے, وہ آپ اور ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ملک جو ترقی کی طرف جا رہا ہے. باقی ہمارے معاشیات جو ہیں وہ ظاہر اپنی نظر سے دیکھیں گے, ہم تو اپنی نظر سے دیکھیں. اچھا, اس میں شہباز شریف صاحب نے کل ملاقات کی پورے چیمبرز کے جو جتنے بھی لوگ ہیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے سب کے ساتھ ملاقات کی. اچھا, میں نے ان کو بھی دیکھا سمون بکمن کر کے, وہ ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, اور انہوں نے تعاون کا بھی خیر یقین دلایا. لیکن جو صورتحال یہ ہے کہ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 10,000 ارب روپے کے نئے ٹیکسیز ہیں جو 2030 تک گورنمنٹ لگانے جا رہی ہے. آئی ایم ایف کہنے کے اوپر 2,000 ارب روپے کے ٹیکسیز ہیں. بجٹ آپ کے سامنے ہے. اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسپورٹر ہے اس کی جو حالت زار ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور امپورٹر کو یہ سمجھے کہ ان کا مال تو آ رہا ہے, بہرحال انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. یہ کمیونٹی جو ہے آپ کو نہیں لگتا بالکل سائلنٹ پڑی ہوئی ہے؟ یہ اپنے حقوق کے لیے بھی اب بات نہیں کری. جب سب مل کے باہر آئے ہیں تو کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی, کیا سب ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں ہماری جو تاجر کمیونٹی ہے اس وقت, خصوصاً جو چیمبرز ہیں, جتنی بھی پاکستان کی چیمبرز ہیں, اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے ان کا رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شرمناک طور پہ سامنے آیا ہے. انہوں نے اپنا اس بحران میں, خصوصاً جب بلا وجہ آپ نے لاک ڈاؤن لگایا, لوگوں کو اس ملک میں تو 24 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کی ہماری معاشی صورتحال ہے, اور لوگوں کے جو مطلب گھروں میں جو دیے بجھے ہوئے ہیں ان کے کام نہیں ہیں, تو اس میں تو 24. لیکن ان کا ایک شرمناک رویہ وہاں پر نظر آیا, کیونکہ یہ جو چیمبرز کے جتنے بھی لوگ ہیں, صدور ہیں یا باقی جتنے عہدیدار ہیں یا چیمبر کے جتنے ممبران ہیں, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو رجے ہوئے لوگ ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, کیا انڈسٹری بتا رہے ہیں, اپنا سیٹ اپ بچا رہے ہیں اپنا. یعنی دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا افسوسناک اور شرمناک رویہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر سطح کے اوپر لوگوں کو اس قدر تقسیم کر دیا گیا ہے کہ کہیں کوئی یونائٹ نہیں ہو رہا, کہیں کسی کی کوئی طاقت سامنے نہیں آ رہی. اگر کہیں سے کوئی آواز نکلتی ہے تو آپ نے اتنی زیادہ فورسز بنا دی ہیں کہ وہ رات کو جا کے ان کو گھروں سے اٹھا کے ان کو گھنٹے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی اس طرح کے جب طرز عمل میں آپ حکومت کریں گے تو آپ بجٹ پیش کریں. بجٹ تو ہے آئی ایم ایف کا, وہ آپ کا اور میرا نہیں ہے, عوام کا نہیں ہے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے ٹیکس. سردار صاحب آپ کیا کہتے ہیں جی اس کے اوپر؟ جی امپورٹنٹ چیز یہ ہے جی کہ مجھ سے پہلے دونوں معتبر صاحبان نے جو ہے وہ بات کی. اب بات یہ ہے جی کہ یہاں پر دیکھا یہ جائے کہ یہ جو اشاریے یا جو بھی چیزیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے ہے ہماری بیڈ گورننس. اور ابھی آفاقی صاحب نے فرمایا ہے آئی ایم ایف.
फर्स्ट ऑफ ऑल IMF क्या है? IMF जो है वो तो रिलीफ, उसका जो प्रोग्राम है वो है आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, और उसके बाद जो अशराफिया है, गवर्नमेंट है, जो इससे पहले बात की है, सबसे बड़ी जो जालिम है और सबसे पहले जो अवाम दुश्मन है वो गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है वो तो एक इनके पास मैंडेट ही नहीं है, और ये जो है ये सिर्फ जो है किसी ना किसी जो है वो अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उसके ऊपर बात ये है कि जो IMF की यहाँ पर सिफारिशात हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है और यहाँ पर जो आपकी अशराफिया है, उनकी जो यहाँ पर एसेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो है वो आप जो है वो हिसाब दें और उसकी असेसमेंट दें। आज तक ये हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। और उसके ऊपर अब देखें, वाहिद ये पाकिस्तान की ये जो गवर्नमेंट है कि जिसमें जो यूटिलिटीज़ हैं, जो कि आईने पाकिस्तान में ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैंडेटरी जो है वो एक जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो लोगों को साफ हवा, पानी, गज़ा और उनकी इम्यूनिटीज ऑफ लाइफ जो है वो देने की पाबंद है। पूरी दुनिया में जो है इसके ऊपर अमल हो रहा है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसने जो यूटिलिटीज हैं, इसने वो जो है वो अपना रोजगार का जरिया बनाया, वो इसने जो है आमदन का जरिया इस्तेसाल का जरिया बनाया, आप ये कहें। यस, और उसके बाद क्या फरमाया आपने? इस्तेसाल। जी, इस्तेसाल। और ये इस्तेसाल के साथ इस्तिस्ना है। सबसे पहला जो इस्तिस्ना है जो तारीख में है, वो सबसे पहले जो इस कायनात की जो तख्लीक है उससे लेकर तकमील तक का पहला इस्तिस्ना जो है वो अज़ाज़ील शैतान ने मांगा था। और अगर उसकी सुन्नत अदा करते हुए जो है अज़ाज़ील की इस्तिस्ना कर लिया जाए, और इस्तिस्ना अपने आप को जो है वो इस्तिस्ना दे दिया, ताकि अकाउंटेबिलिटी जो कि इस्लाम का जो है पहला इसके ऊपर जो है वो प्रिंसिपल है, अकाउंटेबल होने से कोई भी आदमी जो है वो बिल्कुल मुस्तस्ना नहीं है। लेकिन जब आप इस्तिस्ना कहते हैं कि जी मुझे तो फारिग करें, बाकी दूसरे जो हैं उनका मैं इस्तेहसाल करूं, और ये जो है ये जो यहाँ पर तर्ज अमल है, ये ना तो इखलाकी तौर पर, ना कानूनी तौर पर, ना मजहबी तौर पर, ना ही जो है आलमी किसी जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक जो है। अच्छा, मुझे सरदार साहब एक बात बताएं, आपने अज़ाज़ील यानी सैटन का भी जिक्र किया और फिर आपने अकाउंटेबिलिटी का भी जिक्र किया। आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं वो अदालतें हैं। हम ये देखते हैं कि अज़ाज़ील भी अपनी पूरी चमक दमक के साथ जो कुछ करना चाहता है कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है अवाम की इस वक्त दोनों हाथों से। बुनियादी तौर पर ये टैक्सेस का निज़ाम और ये पूरा सिस्टम ऐसे लगता है कि सरकारी डाकू हैं जो अवाम की जेबों को इस वक्त खाली करें। मुझे आई एम सॉरी ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त सरकारी डाकू हैं जो वर्दियों में है या उन इदारों की अथॉरिटी के साथ अवाम को लूट रहे हैं। इसमें अदालतें भी साइलेंट हैं, जजेस भी चुप हैं, वकला बरादरी भी चुप है। मुझे बता दें कि गुज़िश्ता 6 माह के अंदर कितनी रिटें इसके ऊपर अदालतों में हुई, कितने वकला पेश हुए, कितने जजों ने फैसले किए। हालांकि जजेस के प्रोडक्शन प्रिविलेज देखिए तो 30-30, 40-40 लाख रुपए की तनख्वाहें हैं, और फौज यानी फौज ज़फ़र मौज उनके साथ चल रही है प्रोटोकॉल की। फिर इसके अलावा है कि जहां पर एक आम आदमी के लिए पेट्रोल जो है तकरीबन 500 रुपए तक तो जा चुका है, अगर मैं हाई ऑक्टेन की बात करूं तो वो उसको तो परचेज करना पड़ रहा है। लेकिन जो जजेस हैं इनको उतना फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, यूनिट्स भी फ्री हैं हजारों की तादाद में। तो ये इसको कहाँ रखेंगे आप? दीगर फैमिली मेंबर जी, इसमें बात यह है, ये जो 3 J's है ना जी, जनरल्स, जजेस और जर्नलिस्ट, बेसिकली ना तो ये सरकार से तनख्वाहें ले रहे हैं। जी मैं अर्ज करता हूँ, कभी था मतलब मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो है ये 3 एक ट्राइका थी, और उस ट्राइका के ऊपर ये है कि उसके ऊपर देखा गया है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात, क्योंकि जर्नलिस्ट जो हैं वो अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव या उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन पावर नहीं थी। हमें यहाँ बड़ा धोखा दिया गया कि जी 4th पिलर है जी, कोई 4th पिलर नहीं है, तो वो कोई नहीं है जी, वो इंप्लीमेंटेशन उनके पास पावर नहीं थी। तो उसके बाद ये हुआ, देखें हमारा जो आइन है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर जिन्होंने लॉ बनाना है उनको तो पता ही नहीं कि लॉ है क्या, और जिन्होंने लॉ की अदालतें और जजेस खामोश क्यों हैं? पिछले कई दहाइयों से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं उठा रही बात, अदालतें क्यों नहीं फैसले करती? जी, बात ये है जी कि ये अदालतें जो है ना, अदालतें ये अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से ये जिम्मेदार हैं, और कानून और आइन में जो है इनका किरदार वज़ा किया गया है। अगर अदालतें जो है इसमें 26th अमेंडमेंट 27th अमेंडमेंट के तौर पर जो अदालतें जो है उनको उज़्वे मुअत्तल बना दिया गया है, और इसमें गैरत का तकाजा ये नहीं उज़्वे मुअत्तल नहीं है। अभी ये केस आया है, मैं चाह रहा हूँ आपसे थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लूं
کہ کوئی ایک ملازم تھا کورٹ کا اور اس کو پولیس نے اٹھا لیا, اس کے گھر پہنچ گئی تھی, نائب جج صاحب نے RPO تک کو بلا لیا نائب کہ بھی آپ نے اسے نائب قاصد کو, اور اس کے اوپر اس طرح کا کیس کیا گیا کہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی انصاف کیسے ہوتا ہے. تو یہ جو 25 کروڑ عوام ہے اس کے لیے تو کبھی یہ عدالت اس طرح نہیں ہلتی. آپ نے نائب کورٹ کے لیے اتنا کچھ کیا, یہ جی بالکل یہ میں عرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو جب استثناء دے دیا گیا ہے, اپنے جب مفادات آتے ہیں تو اس کے اوپر irrespective of right and wrong اس کے اوپر جو ہے قانون حرکت میں آ جاتا ہے. اور یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ قیامت والے دن کیا جواب دیں گے, اور کیا جواب دیں, یعنی بات قیامت تک چلی گئی ہے. بہرحال ذیشان صاحب یہ بتائیے گا کہ ادھر سے تو بات قیامت تک چلی گئی ہے, سیٹن احتساب سارا کچھ, یہ جو آپ کی بزنس کمیونٹی کے جو سردار ہیں, سمجھیے لیڈرز ہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب سے مل کے آئے, میں نے دیکھا کسی کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہو, جو کہا گیا انہوں نے مان لیا ہے. ابھی بجٹ آئے گا تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور بزنس ہے کہ تباہ ہو چکا ہے, تاجر ہے کہ وہ رو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, انویسٹمنٹ آپ کی ملک سے باہر جا رہی ہے, تو یہ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھیں جی میں 2 چھوٹی کوٹس پہلے دوں گا. پہلی ہے جی کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, کہتے سارے ہیں کرتا کوئی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ جی آپ کا جو چیمبر کا سسٹم ہے دیٹ از بیسیکلی اے پیوٹل رول ان دس اکانومی. وہ کسی بھی بلڈنگ کے لوور فلور سے اوپر فلور آنے کے لیے سیڑھی کا کام کرتا ہے یا ندی کو پار کرنے کے لیے برج کا رول پلے کرتا ہے. سو بزنس کمیونٹی اینڈ دا گورنمنٹ اس کے بیچ میں آپ کا رول پلے کرے گا. یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ بول کے لب آزاد ہے, سارے جرنلسٹ کو سب کو اس چیز کا پتہ ہے. اچھا یہیں پہ میں انٹرپشن کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, ٹھیک ہے نا, وہ جو آزاد لب ہیں اس سے ابھی تک کسی نے کچھ کہا, چلیں آپ نہ کریں, آپ نہیں بنے رہیں. یہی بات میں کرنے لگا ہوں نا جی کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, مگر انہوں نے خود اپنے لب سی لیے ہیں کہ نہیں معذرت کے ساتھ جی ہم نے بولنا نہیں ہے. خوفزدہ جیسے ضمیر فاقی صاحب, خوفزدہ نہیں ہے, خوفزدہ نہیں. معذرت کے ساتھ میں پھر کہوں گا کہ جی مجھے اپنی کرسی کا ڈر ہے کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو مجھے کل کو نکال دیں گے, میری پارٹی دوبارہ نہیں آ سکے گی. کون دوبارہ ہمارے میں سے ہوگا؟ ایک بات ہے, میں کمپرومائز ہو چکے ہیں. کمپرومائز سے بھی لوور لیول کوئی ہے تو وہ ہو گیا. آپ جو لوئسٹ لیول لوئسٹ گریڈ کہہ سکتے ہیں, معذرت کے ساتھ میں اس کا حصہ ہوں, مگر اس لیول تک یہ لوگ جا چکے ہیں. کرنٹ رجیم جون سی ہے, میں پرٹیکولرلی لاہور چیمبر کی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں جی, ہے کیا موریلٹی کیا ہے؟ موریلٹی ہوتی تو کبھی آپ کا پیٹرول مہنگا نہ ہوتا, موریلٹی ہوتی تو کبھی ڈی اے پی آپ کا مہنگا نہ ہوتا, موریلٹی ہوتی یہ سولر کی پرابلمز کبھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے یار, 25 کروڑ کو پرابلم ہو رہی, میں کما رہا ہوں, میرا گھر چل رہا ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بازو پہ چٹکی نہیں کاٹی جا رہی تو مجھے درد کیوں ہو؟ ہمارا پرابلم یہ ہو چکا ہے, ہم اتنے بے حس ہو چکے, اتنی نفسا نفسی کا عالم ہمارے یہاں ہو چکا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ بولنے کو تیار نہیں ہے. ابھی یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, اور ڈیفینیٹلی میرے جتنے بھی وہاں پہ عہدیداران میرے بھائی وہاں بیٹھے ہوئے سنیں گے, اور صبح سب کی مجھے کال آنی ہے, یار تم نے ہمیں رگڑ دیا. کیا رگڑ دیا؟ دس از ریئلٹی. بھائی آپ نے کیا ہے؟ کس بیس پہ آپ لوگ ووٹ لے کے وہاں پہ گئے ہو؟ آپ نے کیا لوگوں کے لیے کیا ہے؟ صرف یہ کیا ہے کہ 27-28 تاریخ کو ڈیو ہوتی ہے لاہور چیمبر کے ملازمین کی تنخواہیں, وہ آج کی ڈیٹ میں دی گئی ہیں, وہ بھی پریشر پڑا آپ پہ, تو کروڑ روپیہ 25-30 کروڑ روپیہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, کیوں نہیں دیتے تنخواہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ پرابلم جان بوجھ کے کریٹ کرتے ہیں اپنے. تو اگر جن کی ناک کے نیچے یہ مسائل ہیں وہ پھر کیسے سب کے مسائل حل کریں گے, یا اس کو آواز جو ہے اس کو اٹھائیں گے؟ احسن صاحب, ناک کے نیچے کوئی مسائل نہیں ہے, ہم کریٹ کرتے ہیں. ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر ہمیں راحت ملتی ہے, معاملات ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں ٹھیک ہو گئے, ہم اسی لیے تو آواز نہیں اٹھا سکتے, ہمارے ضمیر میں مسئلہ آ گیا ہے کہ جو آدمی بڑھا دیں. یس بالکل 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 ٹھیک کہا آپ نے کہ جی ہمیں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو 6-8 بندے بڑھا دیں تاکہ ہم جلدی نکل جائیں. یہاں پہ یہ پرابلم ہو چکی ہے, ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ کہ مجھے اپنی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. فاقی صاحب, یہ جو بے حسی کا ایلیمنٹ ہے جو انہوں نے بتایا ابھی ذیشان صاحب نے, یہ ہمیں من حیث القوم میں نظر آ رہا ہے. اور جس طرح کی مرضی ایکسپلائٹیشن آپ کے حکمران کر لیں, آپ کا یہ نظام ان کے ساتھ کر لیں, کوئی اٹھتا نہیں. ڈویژن اتنی ہو چکی ہے, اور اگر آپ فیکٹس دیکھیں تو خودکشیاں اتنی زیادہ ہیں, گھروں میں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, نوجوان نسل کا مستقبل تقریباً تباہ ہو چکا ہے. اور اگر کوئی باہر بھاگنا چاہتا تھا تو جو ایف آئی اے ایئرپورٹوں پہ کر رہی ہے 36,000 جی 60,000 سے اوپر ہیں, یہ مختلف فگرز ہیں اس کے اوپر, 60,000 سے اوپر پاکستانیوں کو انہوں نے یعنی آف لوڈ کیا ہے کراچی اور لاہور کے ایئرپورٹس کے اوپر. یعنی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. تو کیا سارے بے حس ہو گئے ہیں, اس لیے ہو گیا؟ اصل ریاض صاحب بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے, اور اس قدر تکلیف دہ صورتحال ہے کہ اس سے بیان بھی جو کرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہو رہا ہے. آپ دیکھیے پاکستان کی تاریخ جو ہے, اگر ہم اس کو 75-76 سال 77 سال لگا لیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب تاجروں کو دکانیں کھولنے کے اوپر گرفتار کیا گیا, انہیں چپیڑیں ماری گئیں,
उन्हें जो है वो अपना उनके ऊपर जलील और रुसवा किया गया चौकों के अंदर, ठीक है, और अभी जारी है यहाँ तक कि एक कोई होटल था उसके ऊपर फायरिंग भी की गई। और ये क्या है, ये वो सारे वो लोग हैं जो आपने नई से नई फोर्सेस बनाई हैं। और ये जो मतलब जिक्र फरमा रहे हैं ना चैम्बर्स का, ये चैम्बर्स का काम था, ये ताजरों का काम था कि वहां जाके उनके साथ खड़े होते, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। और दिन ब दिन जो है लोगों की तजलील के अच्छा, आई एम लिए, सॉरी टू से, देखें यहाँ पर आपने, आप ठीक है आप कह सकते हैं चैम्बर की जो बरसर इक़्तिदार जो कुव्वतें हैं उन्होंने नहीं उठाई, लेकिन जो अपोजिशन है उसने भी नहीं उठाई। बात वो देखें ना, मफादात तो सारों के मतलब इकट्ठे ही हैं, लेकिन अगर अपोजिशन तो जाहिर है वो तो देख रही होती है कि उसकी तरफ जो हुक्मरान होते हैं किसी भी शक्ल में कि ये बात करें। तो बात यहाँ से मतलब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, जो वर्ष सूरत हाल है उसके नतीजे में आप क्या कर रहे हैं जी। पूरी की पूरी जो हुकूमत है, खुसूसन में मतलब पंजाब, क्योंकि इस वक्त एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। हम समझते हैं कि जनाब हमें कहीं इश्तिहारात की शक्ल में, कहीं टीवी के इश्तिहारात की शक्ल में, कहीं मोहतरमा सीएम साहिबा जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके अब वो जो करती प्रेजेंटेशन दे रही हैं, कहीं खुली कचहरियाँ लगा रही, इस हद तक तो हमें बड़ी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है। लेकिन हमने ये देखना है कि वो सारी की सारी जो ब्यूरोक्रेसी है जो उनको गाइड कर रही है, जो उनको बता रही है, वो उनको कहीं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं डाल रही। ये उनको सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पंजाब पूरे में जो रद्द-ए-अमल है अवाम की तरफ से वो बड़ा, इतने सारे काम करने के बावजूद भी अगर आपने इतने ही ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी के एसार में निकलना है, तो इसका मतलब आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरह के काम। तो फिर आपके ख्याल में बेसी नहीं रद्द-ए-अमल आ रहा है? बेसी मतलब रद्द-ए-अमल देखें, ये बारूकात ये बेसी जो खामोशी होती है ना इस तरह की, जब आप लोगों को दीवार के साथ लगा देंगे तो फिर बड़ा सख्त किसी किस्म का रद्द-ए-अमल रिबाउंड भी हो सकता है। और ये मुझे लग रहा है कि ये खामोश सी एक अंदर ही अंदर जो है एक लावा पक रहा है जो किसी वक्त फट सकता है। ठीक हो गया। आसिफ सियाल साहब, ये जो एक पुरतशद्दुद यानी आपके सरकारी इदारे हो चुके हैं, ये जो रवैया है पूरी मुझे दुनिया में कहीं नजर नहीं आता कि दुकानें खोली जाए, उन पर फायरिंग हो, ताजरों को निकाल के मारा जाए। मतलब आप चले बाकी मगरबी दुनिया का छोड़ें, आप इधर अपने रीजन में देख लेना, इंडिया में ना, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, बाकी ये जो एकदम चढ़ दौड़ी है सरकार जो है अपनी अवाम पर चढ़ दौड़ी है, ये क्या रवैया है? अब ये रवैया तो यही आएगा कि ये वोट ना देने के जो है वो इन अदर वर्ड्स जो है मैं समझता हूँ कि वो भी एक रवैया निकल सकता है। लेकिन अगर आप इसको तफन्नन तबाह के तौर पर ले लें इस फिक्रे को, लेकिन बात उसमें ये है कि देखें जो होता है ना, राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये जो हुकूमत है, ये जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस जो है, ये एक साइंस है, दैट इज द पॉलिटिकल साइंस। और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गवर्नेंस करते हैं, जो गवर्नमेंट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट OFF ऑफ द पीपल है, BUY बाय द पीपल है, एंड FAR फॉर द पीपल है। बात यह है कि चूंकि यहाँ पर जो इस वक्त गवर्नेंस है उसकी जड़ें अवाम में नहीं है, उनकी एक तरबियत नहीं है, क्योंकि ये जो रमूज होते हैं, ये जो है मुमलिकत चलाना जो है, लोगों को जो है उनकी फलाह और बहबूद के लिए और आइन और कानून में जो उनके राइट्स दिए गए हैं उनको जो है वो बाहम पहुंचाना, और उसके बाद उनके जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी के लिए उस कौम को तैयार करना, ये बाकायदा एक साइंस है जिसके लिहाज से जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पर इदारे जो हैं उनका वजूद किया गया था। और इसी लिहाज से जो है यह बल्दियाती जो है सतह से जो है एक ग्रोथ करने का एक अमल किया गया था, और वो ही हमारे आइन में बाकायदा तौर पर जो है वो प्रोवाइडेड है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है कोई भी चीज जो है वो इन अकॉर्डेंस विद एन लेटर एंड स्पिरिट नहीं है। और अदालतें क्यों इस चीज का नोटिस नहीं ले रही? जहां रियासती इदारे जो हैं अवाम पर चढ़ दौड़े हैं, ना ताजर छोड़ रहे हैं, ना बिजनेसमैन को देख रहे हैं, ऐसे लगता है कि एक खास एलीट अशराफी है, वो दूध की धुली हुई है, ना वो करप्ट है, बल्कि सारे हुकूक बस उसी के लिए, और उसका राइट है कि बाकी 25 करोड़ अवाम को जैसे चाहे सलूक करे। जी, इसमें यह है जी, सबसे जो है शर्मनाक बात वो ये है कि मैं चूंकि एक लीगल प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं और तकरीबन कोई 3 दहाइयों से जो है इस प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हूं, और उसके ऊपर यही बात है कि इमाम अबू हनीफा ने इसी लिहाज से जो है काज़ी उल क़ज़ात का ओहदा जो है वो कबूल करने से इनकार कर दिया कि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है या जो जस्टिस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आइनी तौर पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने जो यहाँ पर ओथ लिया है उसकी जो है लेटर एंड स्पिरिट जो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर देखें कि आइन जो है उसकी जो है बाकायदा तौर पर अमली तौर पर उसका अमल दरामद है।
اس کے اوپر جو ہے یہاں پر جو لوگوں کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ اگر وہ نہیں کر سکتے، عدلیہ یہ نہیں کر رہی، اتنی جو ہے کرج ہونی چاہیے، قاضی القضاء سمیت جو ہے کوئی بندہ اس پہ نہیں نوٹس وہ نہیں کر رہے ہیں، اور ان کا جو نوبل بلڈ ہے، اگر وہ نوبل بلڈ ہے تو اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر وہ انصاف نہیں دے سکتے تو ان کو چاہیے اتنی کرج تو ہونی چاہیے کہ وہ علیحدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، پاکستان کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ نوبل بلڈ بن چکا ہے، اس کے اندر آپ کی جو ایلیٹ ہے، اشرافیہ کی بات کروں گا، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، آپ کے سیاستدان بھی ہے، اس میں باقی شعبوں کے بھی لوگ ہیں، اور یہ ایلیٹ بڑھ رہی ہے، یعنی پہلے شاید چند ہزار میں تھی اور کچھ لاکھوں میں اب چلی گئی ہے، باقی 25 کروڑ عوام مجھے لگتا ہے کہ خط غربت سے بھی کہیں نیچے چلے گئے ہیں، اور اب تو یہ ہے کہ تشدد کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اب اگر اس طرح کی ہارڈ اسٹیٹ آپ بنائیں گے تو پھر پاکستان کو کتنا عرصہ آپ چلا سکیں گے، کس طرح آپ مستحکم رکھ سکیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، میں آپ کی طرف آؤں گا ذیشان صاحب، ذرا تھوڑا سا بات ہم کر لیں امریکہ کے حوالے سے۔ ڈیفینیٹلی وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، بزنس بھی ہے، ایسے پاکستانی بھی کس طرح دیکھتے ہیں ٹرمپ جب جو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایران پر حملہ نہیں کریں گے، اور حملے ہو بھی رہے ہیں، کل بھی وہ پھر جوابی کارروائی وہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی سیز فائر ہے، کوئی جنگ رک جائے گی؟ دیکھیں جی، میڈیا کی نظر میں جو ان کے بیانات آ رہے ہیں اس کے مطابق تو سیز فائر ہے جی، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، بٹ ان ریئلٹی دیکھا جائے تو ہر روز نئے میزائلز آ جاتے ہیں، نیا ایئر اسٹرائک آ جاتا ہے۔ اب آج ہی کے دیکھیں کانگریس میں جس طرح 215 208 کی ڈیفرنس سے ان کو جب روک دیا کہ کیا، سب سے پہلا سوال بنتا ہے کیا وہ رکیں گے؟ وہ تو ویٹو کر کے ہر چیز کو نکل جاتے ہیں آگے، نہیں، آئی ایم دی پریزیڈنٹ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ اٹ۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ بھی سننے میں ہمارے آیا جی کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کو کال کی اور اس کو کافی انسلٹ کی اور شاؤٹ کیا کہ یو کانٹ ڈو دس اور یو کانٹ ڈو دیٹ۔ خود ہی اپنے اخبارات سے خبریں چلوا لیتے ہیں اور ہم اس پہ یقین۔ بات یہ جی کہ ریئلٹی اگر ہو تو دوسرے اینڈ سے آتی، اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تو شاید میرے اینڈ سے آئے گی، اگر آپ زیادتی میرے ساتھ کرنے والا تو آپ کیوں بوسٹ کریں گے چیزوں کو؟ تو شاید اس میں نا کچھ اور ہوتا ہے، یہ جو ایپیسوڈ چلتی ہے، یہ جو اسکرپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس سے ریئلٹی کچھ اور ہے اور دکھائی کچھ اور جاتی ہے۔ پاکستان کو بہت اچھا ایک اس میں امیج ملا، سافٹ کارنر ملا، اور ٹرمپ صاحب نے بہت اچھا پاکستان کو اس میں اپریز بھی کیا جی کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کہ اس حد تک تو بہترین تھا کہ جی آئی اسٹاپڈ ایوری تھنگ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دس جسٹ فار پاکستان سیک۔ بٹ پوائنٹ از کہ آپ رک جاؤ نا پھر بھائی، اگر پاکستان کی اتنی مانتے تو روک دو۔ دوسری بات میں تو کہتا ہوں جی حزب اللہ وغیرہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، کم از کم یہ تو ساروں سے پھر بہتر یہ ہو گئے، کم از کم سٹینڈ تو انہوں نے لیا ہوا ہے نا۔ انہوں نے کہا جب تک، جس طرح ہم نے لبنان کے بارے میں شروع میں کہا کہ جب تک ہمارا 33% حصہ خالی نہیں کرتے تب تک کوئی ہماری ڈیل نہیں ہوگی آپس میں، اور اٹ از ریئلٹی۔ تو یہ بات وہی ہونا کہ آپ اپنا سر آگے کری جائیں اور اپنی مار کھاتے جائیں ان سے، ٹھیک ہے جی آپ نے 33% لے لیا ہے، ہم آپ سے پیکٹ کر لیتے ہیں، بعد میں آگے 20% اور لے لیں، 50% وی آر گون۔ یہ تو وہی بات ہوگی جو غزہ میں ہوئی اور باقی جگہوں پہ ہوئی، تو اس میں ایز سچ ریئلٹی میرا خیال ہے کوئی نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ضمیر فاقی صاحب، مجھے یاد ہے کہ آپ میرے پروگرام میں پہلے بھی آئے تو آپ کا موقف یہ تھا کہ جناب یہ سیز فائر ہو جائے گا، اچھا اس میں بھی کافی دن ہو گئے ہیں لیکن سیز فائر تو کوئی نہیں ہوا۔ دوسرا آپ کا یہ خیال تھا کہ اکنامک وار ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اچھا وہ بھی نظر نہیں آ رہی نا، وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اگر اسی بات کو مان لیا جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹرمپ نے واقعی اس کو ڈانٹا ہوگا، تو وہ جو کیا نیتن یاہو ہے وہ تو اس کو ظاہری بات ہے مذہبی جنگ بنا کے کر رہا ہے۔ سی این این کی میں آپ کو رپورٹ دیتا ہوں، لبنان کے اندر ایک قلعہ ہے جس کے اوپر قبضہ کیا بھی جا کے اسرائیلی فورسز نے، تو انہوں نے اس کو جو پورٹریٹ کیا، انہوں نے کہا جی یہ صلیبی جنگ کا وہ قلعہ ہے جو کہ صلیبیوں کا تھا، تو مسلمانوں نے اس کو قبضہ کر لیا۔ یعنی آپ کا وہ جو میڈیا ہے وہ اس کو صلیبی کروسیڈز کی شکل بھی دے رہا ہے مذہبی، اور وہ باز بھی نہیں آ رہا، اور جنگ بھی جاری ہے، سیز فائر بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں، مجھے نا اس میں تھوڑا سا ایک میرا نقطہ نگاہ، وہ میں نے جو بات کی تھی کہ مطلب پروگرام میں اکثر یہ بات ہوتی رہی ہے کاروبار، کیونکہ ٹرمپ بنیادی طور پہ کاروباری آدمی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس جنگ کے دوران یا پچھلی جنگ کے دوران یہ سارے ٹرنیور میں اس کے کتنے ایسٹس بڑے ہیں۔ مطلب پہلا ایک سوال تو یہ ہے نا، اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور دوسری بات جو یہ ہے، یہ جو مطلب ایران کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اکثر، مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے اس جنگ کے۔ جی آپ نے ایک اور چونکا دینے والا انکشاف، یعنی وہ اس طرح سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایران کے ابھی تک جتنے بھی حملے ہوئے وہ سارے مسلمان ممالک کے اوپر ہوئے۔ بھی اس کی تو ایک خاص وجہ ہے، امریکہ پہ تو وہ کر نہیں سکتے، تو بیسس پہ کرنا نا، بیسس پہ کرنا۔ دیکھیں اس سے کیا ہے کہ آپ کمزور کس کو کر رہے ہیں، بھئی وہاں سے جو اٹیک ایران پر ہو رہا ہے تو انہوں نے وہیں پہ جواب دینا نا جہاں سے جہاز اڑ کے آتے ہیں۔ سر ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے۔ مجھے آپ یہ ہمیں بتائیں یہ دیکھنا تھوڑی ہوگا دیر کے لیے، ہاں، پاکستان کے اوپر اگر اٹیک ہو جائے گا تو اٹیک کرنے والے جو جہاں جہاں اڈے ہوں گے پاکستان بھی وہاں اٹیک کرے گا، وہ انڈیا میں ہوں گے، وہ افغانستان میں ہوں گے، یا کہیں پہ بھی ہوں گے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان پراکسی وار لڑ رہا ہے
इंडिया की, तो हमने वहां पर अटैक किया। देखें मतलब बात ये है कि ईरान अगर मतलब अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसके भी और बहुत ज्यादा जरिए हो मसलन क्या सकते करे हैं, वो? लेकिन ये नहीं है अभी तक। देखें नहीं कुवैत- क्या करें, मुझे आप बताएं से- ना, वो अगर रिवर्स में रिटेलिएट ईरान करता है तो वो किधर करे? मुझे तो सिर्फ इतना मतलब मैं तो इस पे बात कर सकता हूँ कि ये उसका इस सारे जितने सिनेरियो में ईरान के हमलों से फायदा किसको हो रहा है? उस सारा फायदा जो है अमेरिका को हो रहा है, वो ट्रम्प को हो रहा है, उसकी असलासार फैक्ट्रियों को हो रहा है। कैसा कैसा फायदा हो रहा है? बिल्कुल भाई, उन्हीं कांग्रेस ने उसका इख्तियार छीन लिया, सर, एक बहुत बड़ी कांग्रेस मूव रहा है। देखिए वो कितनी देर मतलब ट्रम्प तो किसी की बात नहीं, उसने तो कौम मुत्तहिदा की बात नहीं मानी, तो फिर वो उनकी बात कैसे देखिए अब तो मानेगा? कांग्रेस फंस गया ना, अब तो कोई देखिए अब वो तो ऐसा कोई इवेंट करवाएगा, इंसिडेंट ऐसा करवाएगा और इतना दूसरी बड़ा बात जो है कि वो मतलब- ओवर रूल कर देगा उस सारी को, लेकिन उसके लिए उसने चले बड़ा मतलब incident चले कर हम दिया। देख लेते हैं नेक्स्ट, लेकिन अभी तक जो है ट्रम्प ने वही किया है जो उसने जो उसकी मर्जी में आया है, या जो उनका पूरा एक प्लान है उसके मुताबिक ही वो चल रहा है, वो किसी की बात नहीं मान रहा। लेबनान की आप बात करें तो लेबनान में भी देखें ना, वहां पर भी अगर कहीं किसी जगह पे फ़लस्तीन में या लेबनान में कहीं अमन की बात होती है, जब अमन का डोर डाला जाता है, जहां कहीं मीटिंग्स होती हैं, तो फौरी तौर पे ये जो इसकी ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो सारा फौरन ठीक एक्टिव हो गया। होती हैं, सरदार और आसिफ कोई साहब, ना कोई ऐसा मतलब ये जो एक्ट करके तो फिर एक वो इनका नुक्ता नजर है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सारी सीज फायर की कहानी में जब पाकिस्तान ईरान का और अमेरिका का सीज फायर हुआ तो वहां पर 75% गजा पर बाकायदा तौर पर अब कब्जा हो चुका है इसराइल का, अब को 15-20% बचा हुआ है। उसके साथ साथ उसने निकल के लबनान के 30% हिस्से को भी कब्जा कर लिया। ग्रेटर इसराइल की जो जो ममालिक चाहिए उसमें लबनान भी उनमें शामिल है, और उसका 30% पे वो कब्जा कर चुके हैं ऑलरेडी, और मजीद आगे। अच्छा, अब अगर आप सीज फायर करते हैं तो उसमें उनको थोड़ा बैकअप मिल जाएगा, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, इन्फोर्स कर लेंगे अपने आप को कि जी चले जी सीज फायर, उस दौरान वो अपनी फौज को वहां और स्ट्रेंथन कर लेंगे। फिर अगला स्टेप आगे 30 से ये 50%, या बैरूत के ऊपर वो कहते हैं जी हमने करना है कब्जा। तो अब ये कहते हैं कि जी ईरान इसके अंदर जो है फायदा दे रहा है अमेरिका को, क्या लगता है आपको? जी इसमें गुजारिश ये है कि जी ईरान जो है ना जी इस वक्त वो ये समझता है कि और ये कहते हैं कि जी मुस्लिम ममालिक पर वो अटैक भी ना करे, यानी कुवैत से जहाज उड़े, ईरान पर अटैक करें, बहरीन से उड़े अटैक करें, लेकिन ईरान जवाबी उधर ना करे। जी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है जी, आपने एक इसमें वर्ड इस्तेमाल किया था क्रूसीड, तो हमें इस बात को बिल्कुल जहन में रखना चाहिए कि ये जो इस वक्त हमारा ज़माना चल रहा है, इसमें एक प्लान और प्रोग्राम जो है वो चल रहा है 2027 को जो है वो यहाँ पर जो कि थर्ड टेम्पल वगैरह जो है उसके लिहाज से उन्होंने डेट एक फिक्स की हुई है। और इस सिलसिले में अगर मैं थोड़ा सा टाइम जो है वो मैं आपसे रिक्वायर करूंगा कि ईरान समझता है कि वक्त उसके हक में काम कर रहा है। तेहरान जो मुज़ाकरात भी जारी रखना चाहता है और अपनी दिफाई और इलाकाई पोजीशन जो है अपनी प्रॉक्सीज के साथ वो भी बरकरार रखना चाहता है, इसलिए जंग बंदी के बावजूद भी दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो है बज़ाहिर दबाव जो है बरकरार रखे हुए हैं। अब इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल जो है, जो आपने क्वेश्चन किया था, वो तर्क तो नहीं किया बल्कि इसने फिलहाल मुकम्मल जंग को मौखर किया है। अब ट्रंप इंतजामिया जो है ना, जो उसकी मौजूदा जो तरजीह है वो सफारतकारी है, मुआशी दबाव और महदूद जो है ना जी उसमें डेटरेंस वो मौजूद है। ताहम अगर ईरान की जानब से अमरीकी मफादात हो गए, उसमें फौजी अड्डों पर या इत्तेहादियों को कोई बड़ा खतरा हुआ, चाहे कि वो अमेरिका की तरफ से ही इंस्टिगेट किया गया हो, तो उसके ऊपर दोबारा फौजी ऑपरेशन का ऑप्शन जो है ये चीज है कि कांग्रेस ने उसके हाथों बांध दिया, लेकिन अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाए जिसको इल्जाम लगा सके ईरान पर, कोई मेजर इंसिडेंट, मुझे तो फोर्स कर रहा हूँ कि कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिसमें ऐसा एक इंप्रेशन आएगा कि अमेरिका को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंच गया और ट्रंप वो है वो ओवर रूल करता हुआ फिर ईरान पर अटैक करते हैं। यस, तो ये जो है ना इस सिलसिले में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो है वो अमेरिका जो है, अमेरिका ने ये जो शुरू किया था कन्फ्लिक्ट, वो चूंकि उस कन्फ्लिक्ट के पीछे जो है वो इजराइल है, और इजराइल जो है वो कोई अलहदा चीज़ नहीं है, बल्कि यह है कि उसका तसर्रुफ इतना ज़्यादा है कि हम और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इकोनॉमिक वॉर है कि रिलीजियस वॉर है? जी, ये इकोनॉमिक वॉर है। रिलीजियस वॉर जो है, रिलीजियस वॉर जो है उसको विन करने के लिए जो मैक्सिमम कंट्रोल ओवर जो इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर ये किया गया है। यानी इसे हम सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि जो असल में रिलीजियस क्रूसेड तो ईसाइयों की हो गई और वो उनकी जायनिज्म की अपनी ग्रेटरीज है, इसको बेसिकली उन्होंने फंड किया इकोनॉमिक वॉर के साथ, फंड करने के लिए नाम यूज किया। यस, इसको जो फंड करने के लिहाज से उनको मैक्सिमम कंट्रोल है वो चाहिएगा, जो कि एक तो जो मैक्सिमम जो हमारे मुआशी जो अहदाफ हैं और मुआशी जो उनके आप ये समझ सकते हैं सोर्सेज हैं उनके ऊपर कंट्रोल है जी, जिसके साथ ही फिर ये है कि आगे आ जाती हैं हमारी यहाँ पर जो प्रेशियस जो मिनरल्स हैं वो भी उसका एक पार्ट है। और ये जो सारा जो मशरक़ इकोनॉमिकली आप
तबाह करना है इन ममालिक को, और फिर यह है कि अपना जो एजेंडा है उनका रिलीजियस वो उसको चाहते हैं कि और उसके implement लिए कर वो दें। ये चाहते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उसके ऊपर जो ज्यादा से ज्यादा जो इकोनॉमिक्स और ज्यादा से ज्यादा जो वसाइल हैं इकोनॉमिक वो कब्जा हासिल किया करें। है ना, सारी जी। बातें जब आएंगे तो वो भी सारा कब्जा हो जाएगा। अच्छा जीशान साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब ने आज बड़ी मैं समझता हूँ कि नपी तुली भी और बड़ी एक अहम स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है कि हमें दीवार के साथ इतना ना लगाया जाए कि हम फिर ये जो कानूनी रास्ते हैं सारे से निकल कर किसी और तरफ चले जाएं। देखिए जी, पहले भी इन लोगों ने ये मामला करके देख लिए, ये तो फिर अनसर्टेनिटी क्रिएट करने वाली बात है ना, मुल्क को डिरेल करने वाली बात है, डेमोक्रेसी को डिरेल करने वाली बात है कि जी आप हमें इतना पुश ना नहीं, करें। लेकिन मुझे आप बताएं ना, ये अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि पीटीआई को मौका नहीं दिया जा रहा, पीपल्स पार्टी उनको तो प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो सारी बात है वो फिर कोई ना कोई तो अपना रिएक्शन देंगे। नहीं, डेफिनेटली जी, वो तो राइट है, जब एग्रेशन जहां पर होती है रिएक्शन तो होता है, रिबर्टल तो होता है, ये तो श्योर बात है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जी आप अपनी सुप्रीमेसी को कायम करने के लिए आप अपने मुल्क को डिरेल कर दें, अपनी इकोनॉमी को डिरेल कर दें। इसलिए कि जो इलेक्शंस में ये इनकी स्टेटमेंट आई है डेफिनेटली इकोनॉमी को मजीद डिरेल करेगा। इन्फ्लेशन आपको जीने नहीं दे रही है, पेट्रोल आपको जीने नहीं दे रहा, बाकी जो आपकी चीजें आपको, एक बात, एक आम आदमी की 40-45 हजार रुपए तनख्वाह 35,000 किराया देता है, 5,000 रुपए में 30 दिन कैसे गुजारा करेगा वो? बात ये, उसके बाद होता क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा किलर है। तो इस तरह के जो बयानात होते हैं ना वो तंग करते हैं ज्यादा। तंग करते इसके हैं। लिए और भी बड़े रास्ते होते हैं कि बैठ के आप बात करें, अपनी आवाज उठाएं। ठीक है। माशाल्लाह लॉ का उनके पास सारा सिस्टम है, आराम से अपनी बात कर सकते हैं, केसेस कर दें यार, कोई बात नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो जी। जमीर फाकी साहब, मीक सी पर्सनैलिटी है गौहर साहब की, लेकिन वो भी अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव उन्होंने ये बयान दिया है, किस तरह देखते हैं? देखें, पीटीआई का तो एक शुरू से मैं मतलब उसको समझता हूँ कि वो पूरी की पूरी जमात जो है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, वो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। मतलब वो पॉलिटिकल लोग इसलिए नहीं हैं कि उन्हें आज तक यही नहीं पता चल सका कि आपको किससे बात करनी है, कब करनी है, कितनी बात करनी है, पार्लियामेंट की क्या हैसियत है, पार्लियामेंट में बैठ के हम बात करें तो उसकी क्या वैल्यू होगी। वो एक शो लगाना चाहते हैं हमेशा से ही, वो एक शो लगाते हैं रोड के ऊपर, वहाँ से वो फिर उनका सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी उसको, अब तो वो भी खैर काफ़ी कम हो गया। तो गौहर साहब का भी बयान जो है ना वो इसी तरह से समझ लें कि एक उबाल जिसे कहते हैं ना, बासी कड़ी में उबाल की तरह से उन्होंने ये किया है। अब उसके असरात उस तरह से नहीं है। अगर पीटीआई इतनी मजबूत होती या इतने ही वो लोग, तो आज तक वो इमरान खान को बाहर निकलवा चुके होते। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो पॉलिटिकली मतलब देखते उसको, इस सारे मामले को। अच्छा, तो इसमें पार्लियामेंट ये में भी देखें ना, इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, और जिस तरह बलूचिस्तान के हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी आपको अनरेस्ट नजर आती है। जी। तो इस सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि जितने फैक्टर्स हैं ये इनडायरेक्टली पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अगर वो इस वक्त स्टेटमेंट देते हैं जी तो फिर खतरनाक बात है? देखें, मतलब पीटीआई को सपोर्ट वो किस तरह से, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त दोनों जमातें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। आपको भी पता है कि आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित जेबी हो, यहाँ पे जो हुकूमत में लोग होते हैं उन्हीं के लोग ही आते हैं हमेशा। ठीक हो गया। सरदार साहब, मुख्तसर साहब दे दें इसी के ऊपर। जी प्लीज। इसमें बात यह है जी कि इस वक्त ये जो बयान है उसका अगर आप एक ब्रीफ सा एनालिटिकल व्यू करें तो उसमें पीटीआई की जो मौजूदा हिकमत अमली है ना सर, उसमें ये 3 सतहें समझी जा सकती हैं। एक तो उनका है पॉलिटिकल सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी, और दूसरी उसके बाद यह है कि सिविल मिलिट्री जो फ्रिक्शन नैरेटिव है, एस्टेब्लिशमेंट और सियासी कशीदगी उसमें कमी का, और तीसरा इसमें जो है वो है जी इलेक्टोरल लीगल जो प्रेशर इम्पैक्ट है उसको जो है वो बढ़ाने के लिहाज से जो है वो एक अपना सर्वाइवल का क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाए कि इसमें जो है अभी ये जो पास था करीबी, उसमें अदालती मुकदमात, इंतखाबी तनाज़ात और सियासी जो पाबंदियां हैं और सियासी माहौल को अगर इस तरीके से जो था ना यहाँ फ्रिक्शन, इससे माहौल जो है वो ज़्यादा जो है वो हिस्सास बन गया। इन हालात में पीटीआई का बयान जो है ना इस तरफ इशारा करता है फिलहाल कि अगर सियासी स्पेस महदूद हुई तो उसके जो इंतखाबी जो निज़ाम की जो लेजिटिमेसी है उसके नताइज जो उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। और इस लिहाज से मजमूई अगर स्ट्रेटेजिक तस्वीर यहाँ पर बयान की जाए तो उसमें एक डी एस्केलेशन जो है ना उसकी अपील के तौर पर भी उनके बयान को लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेरी शुक्रिया की बातें सुनी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।